1605 का साल। मुगल सल्तनत अपनी ताकत की चरम सीमा पर थी। आगरा का लाल किला सोने की रोशनी में नहाया हुआ था और अकबर, वो बादशाह जिसे दुनिया द ग्रेट कहती थी, अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में था। लेकिन उस वक्त दरबार के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जिसके बारे में इतिहास की किताबों ने ज्यादातर खामोशी इख्तियार की। एक ऐसा फैसला जो छुपाया गया, दबाया गया और शायद जानबूझकर भुलाया गया, जिसने एक पूरी सल्तनत की तकदीर बदल दी। सवाल यह है, क्या था वो फैसला, किसने छुपाया और क्यों? आज से तीसरी सदी पहले आगरा के दरबार में एक ऐसी साजिश पाक रही थी जिसने मुगल विरासत को अंदर से खोखा कर दिया। और उस साजिश का कीता वो लोग थे जो अकबर के सबसे करीब थे, उसके खुद के वजीर, उसके खुद के सलाहकार और शायद उसका खुद का बेटा। जरा ठहरिए, पूरी कहानी सुनिए। अकबर ने अपनी जिंदगी में 3 काम किए थे जो उसे अजीम बनाते थे। पहला, उसने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ धर्मों को एक छतरी ताले लाने की कोशिश की। दूसरा, उसने दिन इलाही नाम का एक नया सोच का दौर शुरू किया। और तीसरा, उसने अपनी सल्तनत को एक ऐसी प्रशासकीय नींव पर खड़ा किया जो उस वक्त के हिसाब से बेहद आधुनिक थी। 9 रत्नों का दरबार, बीरबल की जुबान, अबुल फजल की कलम, तोडर माल के हिसाब, तानसेन का राग, ये सब मिलके एक ऐसी दुनिया बना रहे थे जिसे लोग अकबरी दौर कहते थे। लेकिन 1601 आते आते कुछ टूट रहा था अंदर से। सलीम, अकबर का बड़ा बेटा जो बाद में जहांगीर बना, वो बेहद बेचैन था। उससे लगता था कि वो तख्त का असली हकदार है, लेकिन अकबर उसे वो जगह नहीं दे रहा था जो उसे मिलनी चाहिए थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सलीम का ये रिजेंटमेंट इतना गहरा था कि उसने खुद को एक अलग बादशाह घोषित कर दिया था इलाहाबाद में। वो वाकई एक अलग दरबार चला रहा था। एक बेटे ने अपने बाप के जीते जी तख्त की नींव खोद दी। और अकबर, वो क्या कर रहा था? यही वो जगह है जहां इतिहास खामोश हो जाता है। कुछ रिवायतें कहती हैं कि अकबर ने सलीम को माफी देने का फैसला किया, लेकिन वो माफी सीधी नहीं थी। दरबार के कुछ सलाहकारों ने, जिनका नाम अबुल फजल के साथ जुड़ा था, अकबर को सलाह दी कि सलीम को किसी और तरफ भेजना बेहतर होगा। लेकिन जो बात दरबार के अंदर हुई वो इतिहास की किताबों में पूरी तरह दर्ज नहीं की गई। रुको, असली ट्विस्ट तो अभी आना बाकी है। 1602 अबुल फजल, अकबर का वो खास वजीर जो ऐनी अकबरी और अकबरनामा लिख चुका था, डेक्कन से वापस आ रहा था। वो अकबर का आंखों का तारा था, अकबर का सबसे वफादार, सबसे काबिल और सलीम का सबसे बड़ा दुश्मन। क्योंकि अबुल फजल वो इंसान था जो अकबर को सच्ची सलाह देता था और सलीम जानता था कि जब तक अबुल फजल जिंदा है अकबर कभी उस पर पूरा भरोसा नहीं करेगा। और फिर जो हुआ वो मुगल इतिहास का एक बेहद दाग था। अबुल फजल की नरवर के पास हत्या कर दी गई। एक बुंदेला चीफ वीर सिंह देव ने उसकी जान ली। और बाद में जहांगीर ने खुद अपनी याददाश्त तुजुके जहांगीरी में लिखा है, हां, उसने खुद माना कि ये काम उसने करवाया था। सलीम ने खुद अपने बाप के सबसे करीब इंसान को मारा। ये सुन के अकबर टूट गया। लेकिन अब आता है वो हिस्सा जो शायद सबसे ज्यादा छुपाया गया। जब अकबर को पता चला कि अबुल फजल नहीं रहा तो उसने क्या किया? क्या उसने सलीम को सजा दी? क्या उसने तख्त से महरूम किया? क्या उसने इतना बड़ा जुर्म सुन के अपने बेटे के खिलाफ उठाया? नहीं। और यही वो गुप्त राजनीतिक फैसला है जिसने मुगल सल्तनत की तकदीर बदल दी। दरबार के अंदर कुछ सलाहकारों ने, जिनका नाम इतिहास ने 2 कदम पीछे रख दिया, अकबर को ये सोचने पर मजबूर किया कि अगर सलीम को अब सजा दी गई तो मुगल सल्तनत दोनों से खाली हो जाएगी। इन सलाहकारों ने अकबर को समझाया कि सल्तनत की जरूरत उसके बेटा की जरूरत से ज्यादा बड़ी है। ये एक ऐसी सोच थी जो अकबर की अपनी इंसानियत के खिलाफ थी। एक बाप से उस बेटे को माफी दिलवाई गई जिसने उसके दिल का टुकड़ा ले लिया था। कुछ तारीखदानों का कहना है कि अकबर ने यह फैसला खुद की इच्छा से नहीं किया, वो किया गया।
उसके दरबार के ताकतवर लोग, जो सलीम को नहीं बल्कि सलीम के बेटे खुसरो को तख्त पर देखना चाहते थे, वो भी इस कहानी का हिस्सा थे। दरबार एक तरफ से अकबर को सलीम की तरफ ढकेल रहा था, दूसरी तरफ से खुसरो को आगे बढ़ा रहा था, और बीमार अकबर इन सब के बीच फंसा हुआ था। 9 रत्नों का वो दरबार अब एक राजनीतिक रणभूमि बन चुका था। 1604 आते आते अकबर की सेहत बहुत गिरने लगी। डिसेंट्री ने उसे अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया, और उस कामजोरी में दरबार के अंदर एक और खेलादी एक्टिव हुआ, सलीम खुद। कुछ रिवायतें यहां तक कहती हैं कि सलीम ने अकबर के खाने में जहर देने की कोशिश करवाई। अकबर के अपने हकीम अली ने इस बात का इशारा किया, लेकिन दरबार ने चुप रहना थोड़ा ज्यादा ठीक समझा। क्यों? क्योंकि उस वक्त तक तय हो चुका था कि सलीम ही तख्त का वारिस होगा। वो लोग जो अकबर के करीब थे, वो सब समझते थे कि अगर अब उन्होंने कुछ बोला तो नए बादशाह के आने के बाद उनका क्या होगा। तो सब ने चुप रहना थोड़ा ज्यादा आसान पाया। इतिहास में ये खामोशी एक चुनान थी, एक सोच समझकर की गई खामोशी। और अक्टूबर 1605 में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आजम इस दुनिया से चला गया। दरबार ने फरमान जारी किया, सलीम ने तख्त संभाला, जहांगीर बन गया, और उन सब सलाहकारों ने जिन्होंने ये सारा खेलाद खेला था, अपनी अपनी जगह पाली नए दरबार में। लेकिन कुछ सवाल हैं जो आज भी हवाओं में घूमते हैं। अगर वो गुप्त फैसला ना किया गया होता, अगर अबुल फजल के कत्ल की सजा दी गई होती, तो क्या मुगल सल्तनत का इतिहास अलग होता? क्या खुसरो तख्त पर आता? क्या जहांगीर की वो कमजोरियां, उसकी शराब, उसकी फितरत, उसकी लापरवाही कभी मुगल नींव को खोक करने की नौबत आती? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अकबर की इस माफ़ी ने, या ये कहना ज़्यादा सही होगा कि उस माफ़ी जो उससे देने पर मजबूर किया गया, मुगल सल्तनत के पतन की नींव रखती। जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद वो तेज उतराई जो रोक पाना मुमकिन नहीं रहा। एक सलाहकारों की चुप्पी, एक बाप की ठकी हुई माफ़ी और एक बेटे का कत्ल, इन तीनों ने मिलकर एक ऐसी कहानी लिखी जिसे इतिहास ने कभी सीधा नहीं बताया। और शायद यही सबसे बड़ी साजिश थी। इतिहास वो नहीं होता जो लिखा जाता है, इतिहास वो होता है जो छुपाया जाता है।